नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या स्टेट पीएससी एग्जाम, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके एटलीस्ट 2 से 4 मिनट देखिए और देखने के बाद जज कीजिए। अगर मैं रियल में सब्सक्राइब डिजर्व करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपका जो कीमती सुझाव है कमेंट बॉक्स में पिन अप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 101वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन सी यानी कनिष्क। अब आपने सोचा कभी कि 101 नंबर क्वेश्चन इन्होंने बताया, तो 101 नंबर क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन का मैंने पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो उसका प्लेलिस्ट आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पे चेक कीजिए और वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग यानी बैक्ट्रिया तथा पार्थिया के प्रदेश शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे उस समय कनिष्क के शासन के समय? कनिष्क ने भारत में अपना राज मगध तक विस्तृत किया था। मगध बोले तो वही मगध जहां पे जरासंध महान सम्राट था। जरासंध ने भी राज किया है मगध की धरती पे। ठीक है, राजगीर उसकी राजधानी हुआ करती थी और वही मगध जहां पे भगवान बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तो उसी मगध की बात कर रहा है। वहां से कह रहा है कि वहां से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया। तिब्बत और चीन के कुछ लेखों में लिखा है कि उसका साकेत और पाटलिपुत्रा के राजाओं से युद्ध हुआ था। कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर कनिष्क ने वहां के एक नगर बसाया था जिसे कनिष्कपुर कहते हैं। शायद कनिष्क ने उज्जैन के क्षत्रप को ही हराया और मालवा का प्रांत प्राप्त किया था। तो इतनी चीजें यहां से आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? कविराज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब देखिए हरिसेन के शब्दों में समुद्रगुप्त का चरित्र इस प्रकार था कि उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का व्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काव्य ऐसा था कि कवियों की बुद्धि वैभव का भी उससे विकास होता था। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो समुद्रगुप्त थे जो कवि प्रवृत्ति के थे। ठीक है, वो गाने और बजाने में भी ज्यादा रुचि रखते थे। यही रीजन है कि उनको कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे वाली लाइन को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उनका सबसे उत्तम साथी था। परशु, बाण, शंकु, शक्ति आदि अस्त्रों शस्त्रों के सैकड़ों घाव से उसका शरीर सुशोभित था। कहने का मतलब था कि वो इतने ज्यादा वीर थे कि ऐसे ऐसे बाणों को भी उन्होंने झेल रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए, वो गीता अलग है और ये गीता अलग है। ठीक है, तो गीता महात्म्य की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जसवंत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए जसवंत सिंह महान विद्वान था और वह विद्वानों को संरक्षण देता था। उसने स्वयं ने गीता महात्म्य के अतिरिक्त आनंद विलास, देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, क्या आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत बोध तथा भाषा भूषण ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि उन्होंने
उन्होंने गीता महात्म्य ही नहीं बल्कि उसके अलावा 4 और धर्म ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत बोध तथा भाषा भूषण शामिल है। ठीक है, तो इतनी चीजें एक्स्ट्रा के रूप में मिला। मैंने एक क्वेश्चन पे मैंने बोला था एक वीडियो में कि क्या मैं डिस्क्रिप्शन जो मतलब जो डिटेल्स लेकर के आता हूँ उसको कम करूँ क्या, तो मुझे कमेंट में आया, मेरे जो रेगुलर के व्यूवर हैं उन्होंने कमेंट किया कि नहीं, मिलियंस ऑफ थैंक्स कि आप डिटेल्स लेकर के आते हैं और अच्छी लगती है आपकी डिटेल्स, तो मैं उसे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लोथल। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ अलग होगा। देखिए, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे सरगबाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। क्या करा कि यहाँ से मनके बनाने वाले तथा तांबे तथा सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं प्रकाश में आई है। यहाँ पर एक घर में सोने के दाने, सेलखंडी की 4 मुहरे, सीप तथा तांबे की बनी चूड़ियां और बहुत ढंग से रंगा हुआ मिट्टी का जार मिला है। अब देखिए क्या क्या चीजें मिली है। यहाँ से सोने के दाने, सेलखंडी की 4 मुहर, सीप, तांबा की बनी चूड़ी और बहुत ही सुनहरे ढंगों से रंगा हुआ एक जार मिला है। तो इतनी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल रही है। जैसे कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि सेलखंडी की 4 मुहरों को ही दे, उसके जगह पे कुछ और दे देता है कि लोथल से क्या प्राप्त हुई है। तो उस समय अगर आप डिटेल्स को जान रखे हैं तो वो आपको कर ले जाने में आसानी होगी और क्वेश्चन के ऊपर पकड़ मजबूत होता जाएगा। ठीक है, कभी कभी तो इंटरव्यू में भी ऐसे पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा है, चलिए देखते हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। हाँ जी हाँ, किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता से मिले सावधान सामाजिक विभिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। इसके बाद क्या है, हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में, नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, बल्कि ये चीजें अब होने लग गई है, पहले नहीं हुआ करता था, अब होने लगे। क्या होता है देखो, जिन्वन चीज जो है वो मैं बता रहा हूं जो अपने सोसाइटी में आज भी हो रही है। डेथ करने वाले डेथ कर गए, उनके नाम पे होता है दान पुण्य। अब दान पुण्य किनको करना होता है? भाई मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन दान पुण्य करते किसे हो? पंडित जी को, बाबा जी को, है ना। गाय दान कर दो, बछिया दान कर दो, कपड़े दान कर दो, चलो वो चीज़ तो उपयोग कर लेते हैं। खाटी दान कर दो, मतलब जितने की वजन है उनकी उतने की वस्तुएं दान करो। ये कौन सा सिस्टम है? खुशी से अगर ब्राह्मण को आप खुश रखना चाहते हैं, वो सच है, यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन इसमें बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब अंधविश्वास है। इस चीज़ को हम जो युवा पीढ़ी है इसको ख़त्म करने की प्रयास करेंगे और कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें डिटेल्स आ गया, तो डिटेल्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, समझते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें शामिल थे? मैं गारंटी कह रहा हूं कि ये पीएससी लेवल के क्वेश्चन है, पीएससी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इससे नीचे का क्वेश्चन तो कहीं नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन टच करता है। ठीक है, बाकी एनटीपीसी और ये ग्रुप डी की उतनी मेरे ख्याल से उतनी औकात नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन सेट करे वहाँ पे।
क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर वही अब दे सकता है जो डीप स्टडी करा हो। ठीक है, अब देखिए पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, अंग और काशी। तो देखिए मैं जहां तक जानता हूं कि पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी ये 3 थे और 3 के अलावे और भी थे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी तो पाटलिपुत्रा थी कंफर्म, और पाटलिपुत्रा के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश थे जो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसी तरीके का उस समय भी केंद्र शासित प्रदेश थे। तो वो कौन थे उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अर्थात इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ए 1, 2 और 3। और अंग तो ये खुद अपने आप में एक जनपद था, अंग, काशी, ठीक है, अवंतिका, ये सारे क्या है एक जनपद था। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्रा मैंने पहले बता दिया, 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इन सब का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ये चीज़ें आप जो एक्स्ट्रा के रूप में आया ये दोनों को आप एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिसमें पाटलिपुत्रा तो था ही था, और साथ में साथ केंद्र शासित 4 केंद्र शासित प्रांतीय थे जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको क्या नहीं लगता कि रियल में इस चैनल के जो टीचर हैं या फिर सर बोलो, भाई बोलो, मेरा दोस्त बोलो, जो भी बोलो, कि ये रियल में सब्सक्राइब डिज़र्व करते हैं? भाई मेहनत कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपके लिए लेकर के आता हूँ जो मेरे ख्याल से पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं वो चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जो कंटेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा मकसद भी यही है। वैसे तो मैं खबरी ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से क्रिएटर हूँ, वहाँ पे 16,000 प्लस हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उनके डिमांड पे ही मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूँ। कुछ लोग वहाँ के रेगुलर लिसनर थे जिन्होंने डिमांड करा था कि यूट्यूब पे भी पढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए मिलजुल करके कुछ काम करते हैं। कमेंट जरूर कीजिए, आप अपना बिल्कुल कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको ये सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म की प्रांतीय परंपराओं में भगवान को होना या ना होना अप्रासंगिक था। दूसरा है कि थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा? या थेरी गाथा में जातक कथाओं का, ये तो बिल्कुल गलत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अब डिटेल्स देख लीजिए आपके लगे हाथ। भगवान बुद्ध की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना और ना होना अप्रासंगिक है, अतः कथन एक सही है। अब देखिए थोड़ा सा थेरी का नाम आ गया है तो थेरी के भी बारे में जान लीजिए। थेरी गाथा सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों द्वारा चरित्र छंदों का संकलन है। इससे महिलाओं के सामाजिक तथा आध्यात्मिक भावनाओं के विषय में अंतर्दृष्टि मिलती है, अतः कथन 2 गलत है। मैंने तो पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। मत्स्य विलास प्रहसन नाटक जो है वो महेंद्र बर्मन के द्वारा रचित है, और यही नहीं एक और नाटक है भागवत जम्बूकियम। देखिए क्या लिखेगा भागवत, मैं देखा नहीं हूँ कि पता नहीं इसमें डिटेल्स में भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ऑन लाइव मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, भागवत इसी में लिख दीजिए आधाजा जम्मू कियम। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इसमें डिटेल्स लिखा है कि नहीं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। महेंद्र बर्मन 600 से 630 ईस्वी पल्लव सम्राट सिंह विष्णु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था।
पल्लव राजवंश महेंद्र वर्मन के साथ पुलकेशन द्वितीय के अनेक युद्ध हुए, जिसमें पुलकेशन द्वितीय विजय हुआ। पुलकेशन द्वितीय से परास्त हो जाने के बाद भी महेंद्र वर्मन कांची में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने में सफल रहा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। कसकुडी ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि किसी युद्ध में महेंद्र वर्मन की पुलकेशिन को परास्त किया था। देखिए अब एक क्वेश्चन कैसे बन के आता है कि किस ताम्रपत्रों में यह ज्ञात होता है कि किसी युद्ध में महेंद्र वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था, तो वो कसकुडी ताम्रपत्रों में, ये चीज क्वेश्चन बन के आ गया। इसके बाद उसने मत्स्य विलास प्रहसन तथा भगवद जुक्यम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। मत्स्य विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है। देखिए ये क्वेश्चन का डिटेल्स आ ही गया आखिरकार। ठीक है, मुझे थोड़ा सा याद था तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है कपिलवस्तु। बहुत बार बताया गया है क्वेश्चन। ठीक है, शक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव से 14 मील नेपाल भारत सीमा के कुछ दूर पर नेपाल में अंदर रूमी नोदेई नामक ग्राम की लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। देखिए ये चीजें ठीक है, लुम्बिनी में इनका मतलब जन्म हुआ था, और महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था उसका भी क्वेश्चन मैं आगे में सेट करके रखा हूँ। ठीक है, एक चीजें मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। यूएनए में एक जो बैठक हुई थी उसमें मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश ने बुद्ध दिए हैं, ऐसी कुछ एक कोटेशन आया था कि हमारे भारत ने बुद्ध दिए हैं। तो एक व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया है कि सर आप गलत हो, उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं की है, थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज यूज किया है। पक्ष विपक्ष होना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रख के बात किया जाए। उन्होंने गलत तरीके से बोला और लिखा कि आप गलत हो क्योंकि बुद्ध तो नेपाल से थे। तो अब बताइए, मैंने उसको छोटा सा एक कमेंट किया है कि भाई आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसा कि आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपकी संस्कृति और परंपरा को दिखा रहा है कि आप किस परंपरा के हो। ठीक है, या फिर आपको संस्कार कैसे मिले हैं। फिर उसके बाद मैंने एक कमेंट किया कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भारत आया था, जो नेपाल से भारत आया था वो सिद्धार्थ था, गौतम था, और जो भारत से वापस दुनिया के चारों कोना में गया वो बुद्ध था। तो बुद्ध की जो देन है वो भारत की देन है। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या मैंने उसे रियल में सही आंसर दिया है या नहीं। क्या मेरा कहना सही नहीं है कि जो हमारे भारत में आए थे वो गौतम थे, वो सिद्धार्थ थे, लेकिन जो हमारे यहाँ से बन के गए वो बुद्ध थे, क्योंकि बुद्ध की उपाधि उन्हें तब मिली थी जब उनको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हमारे यहाँ से हुई थी। हमारे यहाँ कहने का मतलब मैं अपनी ओर इशारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गया से हूँ, बोध गया के लगभग आसपास से, तो गर्व तो थोड़ी सी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ देव। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि राय होने से इन्हें नाभि सूनु भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन का डिटेल्स पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और मैंने चेंज किया है, आप ये चीज को ध्यान में देखा कीजिए। ऋषभ देव के पिता का जो नाम था नाभि राय होने के कारण ही इनको नाभि सुनु भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम मरु देवी था। ये आस मुद्रांत सारे भारत यानी वसुधा के अधिपति थे। ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है और 23वां तीर्थकर माना जाता है। किनको?
पार्श्वनाथ को माना जाता है, और सबसे लास्ट वाले जो तीर्थकर 24वें होते हैं वो महावीर स्वामी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा की जाती थी किसकी पूजा की जाती थी? तो इसका सही आंसर है विष्णु की। नहीं की जाती थी, वही तो, विष्णु की नहीं की जाती थी। ये चीजें क्वेश्चन को ध्यान में रखा कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी। ये अक्सर माइनर मिस्टेक होती है, तो विष्णु की नहीं की जाती है। देखिए क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था सेट करते समय, तो मुझे ध्यान में था कि नहीं आया था। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट विष्णु लगा रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर विष्णु आ रहा था, शिव की। अब देखिए किसकी चर्चा हुई थी, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, स्वास्तिक, पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती थी। अब तक हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन में पढ़ा है मातृदेवी और पशुपति। अब देखिए स्वास्तिक, पीपल और पीपल के वृक्ष, इन चीज की पूजा की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। एक मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। ऋग्वेद का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्ति भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो 10 मंडल। आपको मैं बोल रहा हूँ कितने मंडल है? 10 मंडल, ठीक है। और उसमें 1029 सूक्त हैं और कुल 10,580 रचनाएं हैं। ये स्तुति मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में कुल कुछ मंडल छोटे और कुछ मंडल बड़े हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों में ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या 10,600 है। ये केबीसी इसी तरीके का क्वेश्चन करेगा, अगर केबीसी से भी हो तो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व हड़प्पा संस्कृति के चरण किस स्थान पर देखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा। कालीबंगा स्थान हनुमानगढ़ी जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जहां खुदाई 1953 ईस्वी में बी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा करवाई गई थी। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ये चीजें, ये चूड़ियाँ पत्थरों की बनी हुई, ये सारी चीजें तो मिली है। लास्ट वाला आप देख लीजिए कि कच्ची ईंटें जो होती थी 30 गुने 20 गुने 10 सेंटीमीटर आकार की होती थी। इतना चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद की चर्चा हम लोगों ने अभी कर लिया, ठीक है। तो इसका डिटेल्स ज़्यादा कोई जानना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। देखिए कनिष्क ने चौथी बौद्ध संहिता भी करवाई थी, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ से भी आप गेस कर सकते हो कि कनिष्क जो थे वो बुद्ध से रिलेटेड थे, तो हो सकता है कि इन्होंने ही करा हो, ठीक है। अब देखिए कनिष्क में बहुत से सिक्के वर्तमान समय में उपलब्ध होते हैं। इन पर यवन, जरथुस्त्री और भारतीय सभी तरह के देवी देवताओं की प्रतिमा अंकित है। ईरान के अग्नि यानी आतश, चंद्र यानी माह और सूर्य यानी मिहिर, ग्रीक देवता हेलिये या प्राचीन एलम की देवी नाना, भारत के शिव, स्कंद, वायु और बुध, ये सब देवताओं के
को पर नाम या चित्र के द्वारा विद्वान है, यानी कि चित्र या नाम वहां पे मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में। अब थोड़ा सा देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त शासकों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज उत्तर प्रदेश और बिहार में था, दोनों पहले कंबाइन था। ठीक है, बिहार में था। लगता है कि गुप्त संवतों के लिए बिहार की उपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, यानी उस समय के ऐसा लगता था कि बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश को महत्व दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि आरंभिक अभिलेख मुख्यतः इसी राज्य में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थी? ओह माय गॉड, इतना लंबा डेफिनेशन के साथ आना पड़ेगा, तो चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तन का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। अच्छा जी, इतनी चीज़ें तो ये तो बिल्कुल सही है। पक्की ईंट भी थी, मिट्टी के बर्तन भी थे, विस्तृत जंगल थे, निकास प्रणाली यानी नलियों का विस्तृत वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब सुदृढ़ किया गया था, नगर और नली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही एकदम सही है, खटाक से मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा तो फिर आप लोग नाराज हो जाओगे कि सबका डिटेल्स बताएं, इसका डिटेल्स नहीं बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दया राम साहनी को जाता है, जो 1921 में किए थे। ठीक है, उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 ईस्वी में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, वही लरकाना जहां पे नानक देव का जन्म हुआ था, जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, या हाँ सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। मैं बोलने जा रहा था इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन मैं शक हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? कन्नब वंश का संस्थापक था वसुदेव। ठीक है, ऑप्शन ए। कन्नब वंश अथवा कान्यवायन वंश, कान्वायन वंश लगभग 73 ईसा पूर्व से लेके 18 ईसा पूर्व सुंग वंश के बाद मगध का शासनकर्ता वंश था। बताइए कितना डिटेल्स लेकर के जाता हूँ यार, बहुत मुश्किल लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और जो भी आपका निजी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कीजिएगा। अब क्या मैं बताऊँ, चलो कोई नहीं। इस वंश का संस्थापक वसुदेव सुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति का ब्राह्मण अमात्य था। अंतिम सुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्यंत्र कर अमात्य वसुदेव ने मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया, यानी जो भी अधिकार किया तो षड्यंत्र के वजह से। वसुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे, मतलब स्थानीय राजा की हैसियत रखते थे। उनका राज पाटलिपुत्रा और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आज्ञाना क्वेश्चन मैंने बोला था, तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनकी हुई थी। कुशीनगर पूर्व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किंवदंती
के अनुसार यह नगर रामचंद्र जी के ज्येष्ठ पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। कौन सा? कुशीनगर, इसीलिए इसको कुश बोला जाता है। ठीक है, कुशीनगर। कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है। निर्माण के पूर्व कुशीनगर पहुंचने पर तथागत यानी अर्थात बुद्ध कुशीनगर के कमलों से सुशोभित एक तड़ाग के पास उपवन में ठहरे थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको सीखने को मिल गए। अब लास्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर और डिटेल्स दोनों देखेंगे हम, क्योंकि अंत भला तो सब भला। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोतों से गढ़वालों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है, देख लेते हैं, कैसौली का ताम्रपत्र अभिलेख। कैसौली का ताम्रपत्र अभिलेख, हाँ, यहाँ से मिलती है गढ़वाल के बारे में। कुमार देवी का सारनाथ स्थित अभिलेख, हाँ, यहाँ से भी मिलती है। गोविंद चंद्र का देवरिया स्थित अभिलेख। उपयुक्त में से सब के सब ये बिल्कुल चारों के चारों सही हैं। अब देखिए इसका डिटेल्स। गढ़वाल वंश की स्थापना गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में की थी। किसने करी थी? चंद्रदेव ने। किसके बाद? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद। उसने 1080 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रदेव ने महाराज अधिराज की उपाधि भी धारण की। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा के नज़दीक थी। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आप आज का स्लाइड खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। अब आपके ग्रुप में जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें लिंक को शेयर कीजिए, लपका दीजिए। आपका दोस्त डेली इसी तरीके का टेस्ट सीरीज लेकर के आता रहेगा। आप अपना निजी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन अप कीजिएगा। धन्यवाद।